सवर्ण होने का नहीं, भूमिहार होने का। कहते हैं तो दांत बाहर चलाता है, जुबान उनकी फिसल जाती है, बोलता आराम मिल जाएगा। वो ऐसे ही बोलने से उनको कभी एमएलसी मिल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामजतन सिन्हा है। इनसे जानेंगे पप्पू देव की जो हत्या हुई है उस पर बहुत तरह की बातें आ रही है, क्या सही बातें हैं ये जानेंगे प्रोफेसर साहब। सर, पप्पू देव की जो हत्या हुई है, पुलिस कह रही है कि वो मतलब बीमारी से, हार्ट अटैक से मरे, लेकिन बहुत तरह की बातें आ रही है। सर, पप्पू देव की हत्या कई मौलिक सवाल अपने पीछे छोड़ गया है। हत्याएं तो बिहार में आए दिन होती हैं, लेकिन पप्पू देव की हत्या के पीछे कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता है सिवा उनकी जाति का। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार अपराधियों को दंड और दंड का पैमाना भी जातीय आधार पर तय कर रही है। हम एक सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि पप्पू देव के जगह पर यदि कोई अपराधी सरकारी जाति का होता, मुख्यमंत्री के जाति का होता, या स्पष्ट तौर पर कहें कुर्मी जाति का होता, तो क्या सहरसा की वर्तमान एसपी उसी तरह से बेरहमी के साथ उसकी हत्या करते जैसा पप्पू देव की हत्या हुई? कहने को तो समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इतनी चतुराई के साथ यह कहानी प्लान किया गया हार्ट अटैक का, जो सोचा नहीं जा सकता है। सारे जगह और फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन लोगों को मिला वो यही मिला कि पुलिस के द्वारा चेज किए जाने के दौरान उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। लेकिन शायद वो भूल गए कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया काफ़ी सजग है। पप्पू देव के शरीर पर 100 से ज़्यादा निशान हैं, चोट के निशान। और पप्पू देव को अपहरण करने के बाद पुलिस रात भर थाने में बेरहमी से पीटा, राइफल के कुंदों से पीटा, लाठी से पीटा। यदि उनको गोली मार के हत्या कर दी जाती तो बहुत हद तक यह बात समझ में आती, और शायद इतना हम लोग जैसे पॉलिटिकल आदमी का विरोध नहीं होता। लगता है कि इनकाउंटर में मारे गए। इनकाउंटर में नहीं, पुलिस नहीं मार दिया गोली से, जान के, बिना इनकाउंटर के। लेकिन जिस ढंग से आदिम युग में जिस तरह से हत्या होती थी, तो उस तरह से 8 घंटे 9 घंटे लगातार रात भर पीटते रहा हार्ड ब्लड सब्सटेंस से। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, 5 डॉक्टरों की टीम बनी, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर का कोई अंग नहीं है जो चूर नहीं हुआ है। वो चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे उनका पैर हो, उनका जांग हो, उनका हाथ हो, उन सारे शरीर को बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अब सोचिए कि इस दौरान उस व्यक्ति ने कैसे इतना दर्द को सहा होगा। ऐसी हत्या तो आदमी तब करता है जो आपस में कोई बहुत बड़ा दुश्मनी हो, जैसे कोई पुरानी खुन्नस हो। सर, खुन्नस हो। आप देखेंगे कि जब कोई जिले में बड़ी घटना हो जाती है तो छुट्टी पर रहने पर भी, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे एसपी हो, कैंसिल कर, या देश में बड़ी घटना घटती है तो प्रधानमंत्री भी अपने ट्रिप को कैंसिल कर वापस लौटते हैं। लेकिन वहाँ तो पुलिस मुख्यालय में रहते हुए और वहाँ के एसपी 4 बजे भोर में जिला छोड़ करके 4 बजे भोर में पटना के लिए रवाना हो गई। तो ये तो अपने आप में जब चोरी करता है, चोर चोरी करता है तो कुछ न कुछ निशान छोड़ जाता है। यदि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई तो एसपी को 4 बजे भोर में छुट्टी से वापस लौटने के बाद बदले पुलिस मुख्यालय, जिला मुख्यालय छोड़ने का क्या मतलब होता था? इससे स्पष्ट है कि वो उनके दिमाग में सारी बातों की जानकारी थी कि उनकी हत्या निर्मम पिटाई के दौरान हो चुकी है, वहाँ से चल दी है। यदि इस तरह की घटना कोई दूसरा पुलिस पदाधिकारी करता,
अपराधी किसी दूसरे जाति का होता, पिछड़े वर्ग का होता, दलित होता, कुर्मी होता, और कोई ब्राह्मण और भूमिहार एसपी इसी ढंग की घटना करता, तो क्या मुख्यमंत्री अब तक उसको मुअत्तल करते या क्या नहीं? यदि मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून का राज है और मेरे लिए सब एक समान है, तो उनको स्टेट्समैनशिप दिखाना चाहिए और तत्काल वहाँ के डीएसपी को, वहाँ के एसपी को और इस घटना में जो इन्वॉल्व हैं जो पुलिस पदाधिकारी, उनको मुअत्तल करनी चाहिए, जांच कमेटी बैठाना चाहिए और जांच में दोषी पाए जाने लोगों पर 302 का मुकदमा चलाना चाहिए। एक और सवाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि मुंगेर का रहने वाला कृष्णानंद पांडे एक लंबे समय से सहरसा सर्किट हाउस में रह रहा है और जिले में पुलिस बल का वो संचालन करता है। कौन दरोगा, कौन इंस्पेक्टर किस थाने में पोस्टिंग होगा वो पोस्टिंग करता है। पप्पू देव के वेयर अबाउट्स का और पुलिस के मूवमेंट का वो लगातार उसका कोऑर्डिनेशन कर रहा था। वो व्यक्ति कौन है कृष्णानंद पांडे, उसका क्या रोल है, इस बात की जांच होनी चाहिए और विस्तृत हम लोग की टीम वहाँ जाएगी। हमारे कुछ साथी एक आध दिल्ली में हैं, एक अवनीश जी हैं जो उनकी पत्नी बहुत सीरियस हैं, अभी 2 घंटे पहले अस्पताल चले गए हैं। एक उषा विद्यार्थी जी हैं, रांची चली गए हैं, तो शाम को आ जाएंगी। तो अभी हम हैं और हमारे एक दूसरे साथी हैं अनिल कुमार है, तो हम लोग पूरी टीम वहाँ जाएंगे समय आपस में। आपके नेतृत्व में टीम जाएगी वहाँ? हम लोगों की सबकी टीम जाएगी, इसमें नेतृत्व तो क्या है, लेकिन हम लोगों की टीम जाएगी जी। सर, आपको क्या लगता है कि पप्पू देव को सवर्ण होने का खामियाजा भुगतना पड़ा क्या? सवर्ण होने का नहीं, भूमिहार होने का। भूमिहार होने का। पप्पू देव नेपाल के जेल में बंद थे, आप जानते होंगे जी। और उनका बहुत बड़ा समर्थन था वो सहरसा से लेकर के और नेपाल तक। आपको ये भी जानकारी होगी कि सहरसा में भूमिहारों की आबादी बहुत कम है, नहीं के बराबर है। ये एकमात्र गांव है जहां की आबादी 700-800 है। पप्पू देव बहुत साधारण परिवार के थे, लेकिन अपराधी नहीं, एक रंगबाज किस्म के आदमी था जो वहाँ के कमज़ोर लोग थे उनको प्रोटेक्शन देते थे। जो दूसरे वहाँ के क्रिमिनल थे, अपराधी थे, जो लोगों को सताते थे, कमज़ोर लोगों को, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाते थे। तो पप्पू देव जब से जेल से छूटे थे कोई वारदात वो नहीं करते थे। एक ऐसा भी थ्योरी आ रहा है कि वो लोकल बॉडी से एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते थे। ये बात भी सर आ रही है कि वो तो एमएलसी का 3-4 ब्लॉक में बिना उनके मर्जी के ना कोई कैंडिडेट होता था ना कुछ होता था। इस बार तो गांव के मुखिया में भी उन्होंने लोगों को कहा कि आप लोग जिसको भी चुनना चाहते हैं चुनिए, हमको कोई मतलब नहीं है। और ज़मीन की जो कहानी बनाई जा रही है बिल्कुल गलत है। ज़मीन तो अभी रजिस्ट्री हुआ ही भी नहीं था। ये भी बात आ रही है। ज़मीन की बात जरूर हुई थी लिखवाने की, उसमें एक दूसरा पक्ष आया जो व्यापारी वर्ग का, बनिया वर्ग का था। उसने कहा कि ये ज़मीन हमारी है। तो उन्होंने कहा कि साहब आप कागज़ दिखा दीजिए, तो यदि हमको ख़रीदना होगा और बेचना आपको होगा तो हम आपसे खरीदेंगे। तो ज़मीन को घेरने की तो कोई बात है नहीं। सर, अब एक आखिरी सवाल लेंगे। आज की जो राजनीति जा रही है, सर आप लोग पुराने राजनीतिज्ञ रहे हैं, आज की राजनीति किस दिशा में जा रही है? आपने देखा होगा ताज़ा प्रकरण जो है जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री का है कि जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में वो जो शब्द बोला सर, उसको हम रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, उसके बाद प्रतिवाद में आप देख रहे हैं कि शब्दों का जो है सीमा टूटते जा रहा है। सर जीतन मांझी जी ने तो उसका खंडन किया है। खंडन किया, उसके बाद भी सर आज एक आदमी ने कहा कि मैं उनकी जीभ काटने वाले कोई 11 लाख दूंगा। असल उनका दांत सब टूटा हुआ है, नकली दांत है। तो बोलते हैं तो दांत बाहर चलाता है तो आवाज़ निकलना कुछ है, निकल जाता है। मतलब जुबान फिसल गई क्या? जुबान उनकी फिसल जाती है, दांत फिसलती है पहले और उसके साथ साथ जुबान भी फिसल जाती है। तो इसमें जीतन राम मांझी का दोष नहीं है, जुबान का दोष है। जीतन राम मांझी का तो दोष सही है, जबान तो उन्हीं का फिसलता है, बराबर सर फिसल जाता है। बराबर फिसल जाता है। यदि किसी को बबूल तर आम मिल जाएगा तो बार बार बबूल तर जाता ही नहीं है। लेकिन इससे एक और भी बात हुई है कि आप देखेंगे कि इस पहली बार ब्राह्मण जो अपेक्षाकृत भूमिहारों की तुलना में शांत प्रकृति की जाति है, हम समझते हैं कि
40 से लेकर 70 स्थानों पर ब्राह्मणों ने कड़ा विरोध किया। कड़ा विरोध किया है। जी। पुतला जलाया है, रोड जाम किया है, नारा लगाया है, तो जबरदस्त विरोध किया है। ऐसा विरोध किया सर कि इनको माफी मांगना पड़ा। और जीतन राम मांझी जी को जीतन राम मांझी जी के ही शब्दों में विरोध किया है। अब जीतन राम मांझी जी को क्यों नहीं भ्रम हो, उनका जबान क्यों नहीं फिसले। आप देखेंगे कि पिछले अवधि में उनकी पार्टी में कौन लोग थे, सब भूमिहार ही लोग थे। जी। महाचंद्र बाबू 9 बार के एमएलसी, जीतन मांझी उससे कमे बार के एमएलए होंगे। जी। और उसके अलावे नाम लेना उचित नहीं है, आधा दर्जन से ज़्यादा भूमिहार लोग थे जो आज के तिथि में नहीं है, और एक आध हैं भी, वह भी काफ़ी दूरी उनसे बना लिए हैं। तो वो ऐसे ही बोलने से उनको कभी एमएलसी मिल जाता है, कभी मुख्यमंत्री एक बार मिल गया, अब सोचते हैं कि ऐसे ही बोलेंगे तो कभी और कुछ मिल जाएगा। तो ये काम वो करते रहते हैं। तो इसमें तो सोचना है दूसरे पक्ष के लोगों को, लेकिन हम समझते हैं कि अब समय आ गया है जब भूमिहार और ब्राह्मण दोनों जातियों को अपने अस्तित्व बचाने के लिए, अपने मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए और मुख्य तौर पर समाजी हित में जागरूक होना होगा, आगे आना होगा। और वैसे लोगों को भी, जो लोग इस सरकार के साथ में हैं, उनको भी आज विचार करना होगा। एक ऐसा समय आ सकता है कि विचार नहीं करने पर समाज उनको मजबूर करे वहाँ से बाहर आने के लिए। वो परिस्थिति बहुत जल्द 1 आध साल के अंदर आने वाली है बिहार में। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी। पप्पू देव मामले में आपने देखा, इनके नेतृत्व में या इनके साथ के लोग जो है वो सरसद जाएंगे। इस मामले की जांच की मांग इन्होंने की है। आगे देखते हैं सरकार का इस पर क्या रवैया रहता है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।